तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं 18 मार्च की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? ध्यान दीजिए, एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन अभी हाल ही में जॉर्डन में किया गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो फिलहाल जॉर्डन में ASBC एशियाई युवा जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रही है। और ओमान क्या है? यह जॉर्डन की राजधानी है। तो ओमान में आयोजित हो रही ASBC एशियाई यूथ और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सरों ने दमदार प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2022 का जो ASBC एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है, उसमें शाहीन गिल और निवेदिता कर्की ने 5 भारतीय महिलाओं में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो भारतीय मुक्केबाजों ने जॉर्डन में आयोजित इस टूर्नामेंट में कुल 15 स्वर्ण, 10 रजत और 14 कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय मुक्केबाजों में जूनियर में 21 और युवा वर्ग में 18 पदक जीते गए। अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस महीने के यानी कि मार्च महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। सबसे पहले बात करते हैं 3 मार्च के बारे में। 3 मार्च को क्या मनाया गया? विश्व वन्यजीव दिवस। इसके बाद 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। फिर बता दूं आपको 8 मार्च क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 मार्च को क्या मनाया गया? 13 मार्च नो स्मोकिंग डे। फिर आता है 16 मार्च। 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस होगा और इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे भी होगा। बात करते हैं 21 मार्च के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 22 मार्च विश्व जल दिवस होगा और 24 मार्च क्या होगा? विश्व तपेदिक दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। तो यहाँ पर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये मनाया गया कब? ये मनाया गया फ्रेंड्स 16 मार्च को, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। तो द नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाने के पीछे पोलियो वैक्सीन है। पहली बार इसे उस समय मनाया गया जब 1995 में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान स्टार्ट किया गया था। साल 2014 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया। नेशनल वैक्सीनेशन डे 2022 की जो थीम है, क्या थीम है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ये थीम याद रखना। 16वें एशियन वुमेन्स जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? देखिए फ्रेंड्स, 2022 में एशियन वुमेन्स जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ, ये इसका 16वां एडिशन था। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? कजाकिस्तान में। तो याद रखिएगा कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? कजाकिस्तान में। देखिए फ्रेंड्स, 16th एशियन वुमेन्स जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन अलमाटी में किया गया, कजाकिस्तान में। और भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने थाईलैंड को पराजित किया। फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ पर आयोजित होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्ज़ाम के लिए भी। तो जो फिडे के द्वारा शतरंज ओलंपियाड होता था, इसका आयोजन पहले कहाँ पर होना था? पहले इसका आयोजन किया जाना था रूस में, लेकिन रूस में इसमें तो कोई खेल ही नहीं सकते हैं। तो इसका आयोजन अब कहाँ पर होगा? चेन्नई में होगा। तो 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन पहले रूस में होना था, जिसे अब हटाकर भारत के चेन्नई में किया जाएगा। याद रखना, भारत ने इसके पहले यह आयोजन 2013 में किया था। फिडे के बारे में आप जानते ही हैं, दुनिया में सभी शतरंज संबंधी खेल का नियामक है फिडे। फिडे का मुख्यालय कहाँ पर है? लुज़ेन में है, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आर्कडी डकोरविच। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पर आयोजित होगी? इंद्रायणी मेडिसिटी का जो आयोजन है, यानी कि ये स्थापना है, वो कहाँ पर किया जाएगा? पणजी में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। तो महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए पुणे में देश का पहला
चिकित्सा शहर इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की है। यह पुणे के खेड़ तालुका में 300 एकड़ भूमि क्षेत्र में स्थापित होगा और इस परियोजना में कुल 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करने का अनुमान लगाया गया है। तो इंद्रायणी मेडिसिटी में अस्पताल, चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, फार्मास्यूटिकल निर्माण, वेलनेस और फिजियोथेरेपी के केंद्र होंगे और यह देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां सभी उपचार एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी जगह होगी। चीनी फर्मों को डेटा लीक करने के लिए रिजर्व बैंक ने किस बैंक को दंडित किया है? तो यह है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों का खाता खोलने से मना किया था। इसके पीछे की जो वजह थी वह वजह यही थी कि पेटीएम पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों का जो डेटा है उसे चाइनीज़ कंपनियां और अन्य जो छोटी कंपनियां हैं उसको दे रहा था। तो पेटीएम पर इस समय आरबीआई काफ़ी खफा है और 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। तो जानकारी ये भी आ रही है कि आरबीआई ने पेटीएम की आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। दरअसल आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक पर कार्रवाई की है। आईटी सिस्टम का सिस्टम ऑडिट करने के लिए इसीलिए बैंक को अपनी आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त करने का भी निर्देश दिया गया है। खबर है कि पेटीएम अपने यूज़र का डेटा चाइनीज़ कंपनियों को शेयर करता है और यही वजह है कि इनके शेयर फिलहाल बहुत ही डाउन हो गए हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक ये पेटीएम के अंतर्गत ही आता है और यह इसकी जो पेरेंट कंपनी वो 197 है, 197 कम्युनिकेशन। इसका मुख्यालय नोएडा में है और इसकी जो सीईओ संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा हैं। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में नामांकित किया गया है? तो ये फिल्म है राइटिंग विद फायर। ऑप्शन ए। अभी देखो नामांकन हुआ है, अभी अंतिम रूप से चयनित नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए ये जो राइटिंग विद फायर नामक डॉक्यूमेंट्री है, ये फिल्म रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष की फिल्म है। ये ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के अंतर्गत। ठीक है, तो राइटिंग विद फायर दलित महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे अखबार खबर लहरिया पर प्रकाश डालता है। इस अखबार की शुरुआत साल 2002 में दिल्ली स्थित एनजीओ निरंतर द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्र में चित्रकूट में की गई थी। राइटिंग विद फायर में खबर लहरिया के प्रिंट से डिजिटल में शिफ्ट होने की जर्नी को दर्शाया गया है। इस फिल्म में मीरा और उसके साथी पत्रकारों की कहानी बताई गई है जो नई तकनीकी सीखते हुए पितृसत्ता पर सवाल उठाती हैं, पुलिस बल की अक्षमता की जांच करती हैं, जाति व लिंग हिंसा के पीड़ितों के बारे में खबर लहरिया में लिखती हैं। हाल ही में माई 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, शुभमन गिल और ऋतु गायकवाड़ ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं माई 11 सर्कल के। माई 11 सर्कल लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल की जो नई टीम है उसकी आधिकारिक टाइटल स्पॉन्सर भी है। माई 11 सर्कल की जो पेरेंट कंपनी है वो है गेम्स 24/7। गेम्स 11 सर्कल ही रमी और यू गेम्स जैसी कंपनियों की पेरेंट कंपनी है। गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे ऋतिक रोशन और गेम्स 24/7 की स्थापना 2006 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं भाविन पांड्या और त्रिविक्रमण थम्पी और भाविन पांड्या। हाल ही में कहाँ पर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए AI से सिर्फ A लिया गया, रोबोटिक्स से R लिया गया, फिर यहाँ पर लिया गया T। ठीक है, इसके बाद आगे लिख दिया गया PARK आर्ट पार्क। तो ये इसको नाम दिया गया है आर्ट पार्क, आर्टिफिशियल एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। तो इसको स्थापित किया गया है कहाँ पर? इसको स्थापित किया गया है फ्रेंड्स अभी हाल ही में कर्नाटक में, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। तो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस द्वारा स्थापित यह एक गैर लाभकारी फाउंडेशन द्वारा प्रचारित किया जा रहा है और इसे भारतीय विज्ञान संस्थान IIS बेंगलुरु द्वारा राज्य और केंद्र सरकारों से 230 करोड़ रुपए के पूंजी व्यय के साथ
स्थापित किया गया है, यानी कि इसकी स्थापना में 230 करोड़ रुपए लग रहे हैं। आर्ट पार्क का उद्देश्य जो है ये देश में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी और बुनियादी ढांचे, कृषि, खुदरा और साइबर सुरक्षा क्षेत्र में महत्वाकांक्षी मिशन मोड के तहत अनुसंधान परियोजनाओं को निष्पादित करके नवाचारों को दिशा प्रदान करना है। हाल ही में किस राज्य ने ई ऑटो पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल को लॉन्च किया है? माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो अगर दिल्ली में कोई इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा, बैटरी वाला ऑटो खरीदता है तो उसे सरकार 5% अनुदान भी देगी, यानी कि छूट भी मिलेगी उसे 5% की। इलेक्ट्रिक व्हीकल पंजीकरण में टॉप स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये भी याद रखना। और इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कहा जाता है गुजरात के केवड़िया को। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है हिमाचल प्रदेश के काजा में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।